नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वाली और वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की अहम खबरों का। गणतंत्र दिवस के कुछ दिन पहले गाजीपुर मंडी में आईईडी मिलने से दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई है। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ने पुलिस को गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले की आशंका के इनपुट दिए हैं। आईटी के मुताबिक नेताओं समेत कई वीआईपी को भी टारगेट करने के संकेत हैं। एजेंसी का इनपुट है कि प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमला करने की फिराक में है। संगठन कार में विस्फोटक रखकर इंडिया गेट और लाल किले के आसपास हमला कर सकते हैं। इनपुट में यह भी सामने आया कि सिख फॉर जस्टिस पिछले साल की तरह इस बार भी लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने की घटना की पुनरावृत्ति कर सकता है। आईबी का दावा है कि आतंकी पाकिस्तान से विस्फोटक भारत ला चुके हैं। गाजीपुर मंडी में मिली आईईडी उसी का एक हिस्सा था। तो लगातार इसे लेकर जो इनपुट मिल रहा है उसके चलते सतर्कता बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि पहले भी आईईडी गाजीपुर मंडी में मिलने के बाद काफी ज्यादा चिंता बढ़ गई थी और सवाल भी उठाए जा रहे थे कि आखिर इतनी मात्रा में आईईडी आया कहां से। और अब आईबी की तरफ से ये इनपुट दिया जा रहा है, सिख फॉर जस्टिस आतंकी हमला करने की फिराक में है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई भी विदेशी मेहमान इस बार इस मौके पर शामिल नहीं होगा। और साथ ही कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई भी विशेष अतिथि जिन्हें टारगेट किया जा सकता है। न सिर्फ ये बल्कि आम जनता को भी टारगेट बनाया जा सकता है। इसी को लेकर संदेह के घेरे में है। और आपको बता दें कि आईबी ने दिल्ली पुलिस को इनपुट भी दिया है और उसी इनपुट के आधार पर अब लगातार कोशिश की जा रही है अलर्ट रहने की। और आपको बता दें कि इससे पहले ये भी इंफॉर्मेशन सामने आई थी कि किसी भी तरह का अब ड्रोन नहीं उड़ाया जाएगा। हर तरह के ड्रोन पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है 26 जनवरी को देखते हुए। दिल्ली से डीसीपी एलन राव जी हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज में आपका। जी एक्स डीसीपी जी हैं सर, बहुत बहुत स्वागत सर। जिस तरह से इनपुट मिल रहा है आईबी की तरफ से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को देखते हुए आपको क्या लगता है कि आखिर कौन लोग हैं इनके पीछे जो इस वारदात को अंजाम देने की फिराक में लगे हुए हैं और किस तरह से इस पूरी हम सर्कमस्टांसेस को समझें? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो कोई भी कोशिश में कमी कभी नहीं छोड़ते हैं कि हमारे देश में अशांति फैले। और खास तौर से जो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स लाइक अभी गणतंत्र दिवस है या 15 अगस्त है, वहां पर वो पूरी भरसक कोशिश करते हैं कि यहाँ कुछ न कुछ किया जाए। ये इनपुट्स जो आईबी के हैं ये हो सकता है जेन्युइन इनपुट्स हो और हमें इसको सीरियसली लेना है। और मैं समझता हूँ हमारे देश की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है और जितने भी हमारे दिल्ली पुलिस और दूसरी सर्विसेज हैं हमारी, वो सब अलर्ट हैं और अलर्ट रहेंगी और इनके मंसूबों को कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। हालांकि ये पूरी कोशिश करते रहते हैं और करेंगे भी। तो हमें सभी को, इवन पब्लिक को भी बड़ा कॉशियस रहना चाहिए। खास तौर से भीड़ भाड़ की जगह पे कोई ऐसी सस्पेक्टेड चीज देखे या कोई अपने इलाके में कोई सस्पेक्टेड आदमी देखे तो उनको तुरंत पुलिस को बताना चाहिए। और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस और दूसरे सभी जो चौक चौबंद अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं और करते रहेंगे। राव साहब, ये चिंता का विषय इसलिए भी हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके टारगेट पर है। जो हमारे विशेष अतिथि होंगे गणतंत्र दिवस के मौके पर वो भी टारगेट में उनके शामिल हैं और कहा जा रहा है कि आम जनता को भी टारगेट बनाया जा सकता है। देखिए, ये जो वीवीआईपी पे टारगेट जरूर हो सकते हैं लेकिन इनके मंसूबे कभी पूरे नहीं हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कहीं भीड़ भाड़ के इलाके में गणतंत्रता दिवस के आसपास के क्षेत्र में तो बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी रहती है, वहां तो कोई चांस है नहीं करने का। लेकिन हाँ, कहीं दूर पैराफेरली एरिया में, दूर दराज के एरिया में, दिल्ली में अगर ये करते हैं तो वो डेफिनेटली ये अपने लाइमलाइट लाने के लिए करते हैं कि ऐसे गणतंत्रता दिवस के ऊपर ये ऐसा कुछ कर सकते हैं तो अपनी प्रेजेंस यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे और कर सकते हैं। तो हमें पूरा इसको कोशिश ये रहेगी कि हमें इन सब के मंसूबों को बिल्कुल पूरा नहीं होने देना है। यानी सर, जिस तरह से हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर सिक्योरिटी अमूमन टाइट रखी जाती है और इस लिहाज से जब इनपुट भी मिल रहा है इंटरनल सोर्सेज की तरफ से कि इस बार कोई बड़ा अटैक हो सकता है, भले ही जिस तरह से आपने बताया कि अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए, तो ऐसे में और ज्यादा अलर्ट होने की कोशिश होगी और ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होगी इस दौरान।
यस डेफिनेटली टाइट सिक्योरिटी हमेशा रहती है, और खास तौर से इन इनपुट्स को देखते हुए और ज्यादा टाइट सिक्योरिटी रखने की पूरी कोशिश की जाएगी, और कोशिश चल रही है। मैं नहीं सर समझता हूं कि खबर इनके सर मैं कोई आपको रोकना चाहूंगी बीच में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये भी थी कि ड्रोन द्वारा भी अटैक किया जा सकता है। हालांकि अभी तो पूरी तरह से रोक लगा दी गई है इस पूरे गणतंत्र दिवस को देखते हुए कि अभी कोई भी किसी भी तरह का ड्रोन जो है नहीं उड़ाया जाएगा, यानी ये भी शंका है कि ड्रोन द्वारा भी हमला हो सकता है। डेफिनेटली ऐसे इनपुट्स हैं, और अभी लेटेस्ट यही चल रहा है कि ड्रोन पे, जैसे पीछे जेएन के एरिया में देखा गया कि ड्रोन से इन्होंने नारकोटिक ड्रग्स फेंके हैं, हथियार फेंके हैं। जी तो ये कोशिश पूरी इनकी रहेगी, लेकिन 26 जनवरी के आसपास ये पूरा का पूरा नो फ्लाई जोन होता है, और नो फ्लाई जोन का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी चीज उड़ नहीं सकती है। इवन हमारे एयरपोर्ट की जो एयरलाइन बसेज है वो भी, सॉरी एयरलाइंस भी की जो फ्लाइट्स हैं वो भी उस टाइम पे नहीं उड़ सकती हैं। तो ये नो फ्लाई जोन रहेगा, और ये इनके ड्रोन के मंसूबे यहाँ पर 26 जनवरी के आसपास बिल्कुल भी पूरे नहीं हो सकते। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपका जुड़ने के लिए। दिल्ली पुलिस से एक्स डीसीपी एलन राव जी थे हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि कभी भी इस तरह के नापाक इरादों को पूरा होने नहीं दिया जाएगा। पूरी सिक्योरिटी जो है टाइट कर दी गई है, और कोशिश यही है कि इनपुट के आधार पर और ज्यादा अलर्ट रहें, सतर्क रहें, और जिस तरह से आतंकी साजिश को सफल करने की कोशिश की जा रही है उसके पीछे यही मंसूबे बताए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए यह किया जा रहा है। तो गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले के खुफिया अलर्ट को देखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने दिल्ली को 20 जनवरी से एंटी ड्रोन क्षेत्र घोषित कर दिया। एंटी ड्रोन क्षेत्र, जी हां, इसके तहत दिल्ली में ड्रोन, पैराग्लाइडर, यूएवी, छोटा माइक्रो एयरक्राफ्ट, एयर बलून पर पाबंदी रहेगी। दिल्ली में एंटी ड्रोन व्यवस्था 15 फरवरी तक लागू रहेगी। ड्रोन हमले की आशंका के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सावधानी बरतते हुए हवा में उड़ने वाली चीजों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही दिल्ली पुलिस द्वारा जारी बयान में कहा गया कि सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आतंकी, अपराधी या फिर सामाजिक तत्व ड्रोन का इस्तेमाल कर लोगों को महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को खतरा ना पहुंचाएं, इसे देखते हुए ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये प्रतिबंध पूरे 27 दिन तक लागू रहेंगे। बढ़ते आगे, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे साल भी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाली परेड में कोई भी विदेशी मेहमान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल नहीं होगा। इस बात की जानकारी केंद्र सरकार से जुड़े सूत्रों के हवाले से मिली है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण इस साल गणतंत्र दिवस पर मध्य एशियाई देशों से कोई विदेशी मुख्य अतिथि नहीं होगा। सरकार ने 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण भेजा था, लेकिन अब योजना को रद्द कर दिया गया है। पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का तेजी से प्रसार और हाल ही में कजाकिस्तान में हिंसक विरोध, जिसके परिणाम स्वरूप 220 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, इस वजह से इस साल मध्य एशियाई नेताओं की भागीदारी को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में रद्द कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि कोरोना महामारी के कारण इस साल गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 70 से 80% घटकर लगभग 5 से 8 हजार रह जाएगी। पिछले साल की परेड में लगभग 25,000 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई थी। खबरों में बढ़ते हैं आगे, समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अर्पणा यादव यानी आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। देखिए, कयास लगाए जा रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकती हैं। योगी आदित्यनाथ की बेहद करीबी मानी जाती हैं, और अर्पणा यादव आज सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगी। हरियाणा बीजेपी के IT सेल हेड अरुण यादव ने इस खबर पर मोहर लगा दी है। बीजेपी नेता ने ट्वीट कर जानकारी दी कि मुलायम सिंह के छोटे पुत्र प्रतीक यादव की पत्नी अर्पणा यादव आज योगी जी की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करने जा रही हैं। अर्पणा यादव ने 2017 का विधानसभा चुनाव लखनऊ की कैंट सीट से लड़ा था। उस समय समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार अर्पणा बीजेपी की प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। हालांकि अर्पणा ने करीब 63,000 वोट हासिल किए थे, और उधर रीता बहुगुणा जोशी के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिस पर 2019 में उपचुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी ने ही जीत दर्ज की थी और सुरेश चंद्र तिवारी चौथी बार विधायक बने थे। बीते कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से कई नेताओं को अपने दल में शामिल कराया था, जिसके बाद अर्पणा यादव का बीजेपी में शामिल होना बीजेपी की जवाबी कार्रवाई बताई जा रही है।
और यूपी चुनाव के पहले और दूसरे चरण की 6 सीटों को छोड़कर बाकी सभी पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी बीजेपी अब तीसरे और चौथे चरण के प्रत्याशियों के चयन के लिए दिल्ली में मंथन कर रही है। इसे लेकर 2 दिन से दिल्ली में केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के बीच दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही हैं। माना जा रहा है कि बुधवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर लग जाएगी। बताते चलें कि बीजेपी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू से लड़ाए जाने की घोषणा की है। साथ ही बीजेपी पहले और दूसरे चरण के कुल 113 में से 107 प्रत्याशियों के टिकट को घोषित कर चुकी है। बची 6 सीटों के अलावा पार्टी ने तीसरे और चौथे चरण के 118 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी तय करने के लिए भी अंतिम रूप देने में लगी हुई है। अब इसे लेकर सोमवार से ही उत्तर प्रदेश की शीर्ष नेता दिल्ली में जमे हैं। बताते चलें कि 10 फरवरी से 7 चरणों में यूपी में चुनाव कराया जाएगा। और इसी बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर 10 फरवरी को मतदान होना है। अब ऐसे में दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में चुनावी गतिविधियां जोर पकड़ने लगी हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा दौरे पर रहेंगे। वो ग्रेटर नोएडा स्थित जिम्स अस्पताल का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद वो 2 गांवों का भी दौरा करेंगे। इस दौरान यूपी आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ कोविड-19 महामारी को लेकर सरकार के उठाए गए कदम और महामारी पर अंकुश लगाने के लिए किए गए कार्य और प्रयास के संबंध में जानकारी देंगे। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के इस निरीक्षण और दौरे के दौरान गौतम बुद्ध नगर जनपद के तीनों विधानसभा के प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं के बीच चुनावी रणनीति भी बनाने का काम किया जाएगा। और 7 दिनों की कमी के बाद एक बार फिर से कोरोना के संक्रमण में काफी बढ़ोतरी हुई है। बीते 24 घंटों में कोरोना के करीब 2.82 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो कल की तुलना में 18.9% ज्यादा है। बीते 24 घंटों में 441 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 18,31,000 हो गई है। राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटों में देश में कुल 1,88,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। पिछले 24 घंटों में कर्नाटक में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में कोरोना के 41,457 मामले सामने आए और इसके बाद महाराष्ट्र में 39,207 मामले, केरल में 28,481 मामले, तमिलनाडु में 23,888 मामले, गुजरात में 17,119 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। और कोरोना संक्रमण के मामले को रोकने के लिए दिल्ली में 27 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसके बावजूद लोग नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। आलम अब यह है कि 27 दिसंबर से 16 जनवरी तक महज 20 दिनों में ही पुलिस ने नियम उल्लंघन करने के आरोप में करीब 18,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। 4900 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं। वहीं 13,000 लोगों के चालान काटे गए। दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में कहा कि हर रोज नाइट कर्फ्यू में करीब 900 लोग नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस ने सख्ती और बढ़ा दी है। एफआईआर की तुलना में चालान की संख्या करीब 2.5 गुना ज्यादा है। दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण की चपेट में दिल्ली पुलिस के भी कई कर्मी आ चुके हैं। 18 दिनों के अंदर ही पुलिस के करीब 2,500 कर्मी कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं। अब बात करेंगे मौसम की। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में ठंड का सितम जारी है। दिल्ली की बात करें तो तापमान सामान्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस लुढ़कने की वजह से लगातार 6वां दिन भी सर्द बना हुआ है। रिकॉर्ड किया गया है सर्द। मौसम विभाग ने 21 और 22 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश की भी संभावना जताई। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेंद्र जिनामणि के मुताबिक ज्यादातर जो तापमान है वो सामान्य से करीब 4.5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज होने की वजह से सफदरजंग मानक केंद्र पर ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। अन्य इलाकों में तापमान में ज्यादा गिरने की वजह से गंभीर स्तर की ठंड रिकॉर्ड की गई है। गौरतलब है कि दिल्ली में सफदरजंग मानक केंद्र को पूरी दिल्ली का आधिकारिक केंद्र माना जाता है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस कम 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो सामान्य से 1 अधिक यानी 8 डिग्री सेल्सियस ये रहा है। दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।